ऐगे फिर चुनाव ऐगे दाई जसी फेरो बख्तर बंद जामू पैरी ल्यार छोरो कै का हाथ गौना तोड़ कै को गुंडू मुंड फोड़ 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 झेता झेतड़ी झेता तोड़ झेता झेतड़ी झेता तोड़ झेता झेतड़ी झेता तोड़ झेता झेतड़ी झेता तोड़। उत्तराखंड में एक मूल निवास रैली हो रही थी। आपकी एक अपील पर इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया। मैं हमेशा जनपक्ष का ही रहा हूँ, कलाकार रहा हूँ और मैंने हमेशा उसी को तरजीह दी है कि जो जनता का पक्ष है मैंने उसमें नौकरी की परवाह नहीं की कि मेरी नौकरी का क्या हो। क्या कोई ऐसा आपको कहा गया कि भाई नेगी जी प्लीज आप जो है इसको वापस लेने की अपील कीजिए, किसी सरकारी स्तर से कहीं कहा गया? वो हुआ था वो उसमें थोड़ा ये प्रेशर डाला गया कि आप जो है सोशल मीडिया से अपना उसको हटा दीजिए और ये भी था कि जो पुलिस विभाग से भी प्रयास किए गए कि ये ऐसा ना हो कि आंदोलन ज़्यादा भड़क जाए और फिर हमें सख्ती करनी पड़े, ऐसी भी कुछ धमकी टाइप की कुछ वो आया था। आपको जब पता था कि पद्म सम्मान का शायद सिफारिश गई है तो आप चुप रह सकते थे। बहुत सारे कलाकार जो है पद्म सम्मान टांग के अपना चुप है। जब मुझे उस पुरस्कार की अपेक्षा ही नहीं है। अच्छा, मेरा लक्ष्य वो पुरस्कार पाना है ही नहीं, न कभी रहा। सरकारी पुरस्कारों के लिए जगह कहाँ है, न मेरे हृदय में है न मेरे घर में है। जो हमने पुराने पाप किए हुए हैं नेताओं पे और उनके राजनीतिक दलों पे मैंने जो कटाक्ष किए हुए हैं तो वो आड़े आएंगे और आने भी चाहिए, है ना। और मुझे उस बात की खुशी है कि मुझे अगर उस वजह से रोका जा रहा है तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। सैरा बस ग्याल गुण माँ रूड़ी कुटण माँ यूंद पीसी बीते ना म्यारा सदनी दिन रे ना हो सैरा बस ग्याल बोण मां। और आगे जब तक शरीर में जान है प्रयास करता रहूंगा। थोड़ा सा रफ्तार धीमी हो सकती है लेकिन पैदल ही सही, लेकिन पहुंचेंगे जरूर वहां तक। तो नेगी जी चुनावी मौसम है और आपके दर पर मैंने सुना कि नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, किसको आशीर्वाद दे रहे हैं चुनाव में? भाजपा के लोग भी आते हैं, कांग्रेस के लोग भी आते हैं। आशीर्वाद मेरा सबके लिए है कि भाई फूलो फलो आगे बढ़ो। गाड़ी लाट जिंदाबाद जिंदाबाद, धक्का मुक्की गाड़ी लाट, गाँव गाँव की भीड़ जुट्टी, मोटरों को धूल उड्डी, काम धानी छोड़ छोड़, नेता पहुंची गैनी दौड़ 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 दौड़, झेता झेतड़ी झेता तोड़, झेता झेतड़ी झेता तोड़, झेता झेतड़ी झेता तोड़, झेता झेतड़ी झेता तोड़। नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। 1974 से लेके 2024 नरेंद्र सिंह नेगी जी की गीत यात्रा को 50 बरस हो रहे हैं। 50 बरस यानी पहाड़ के समाज के नरेंद्र सिंह नेगी जी की गीतों के साथ जो रिश्ता है उसको आधी सदी हो गई है, आधी सदी हो रही है। लेकिन नरेंद्र सिंह नेगी जी आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं, आज भी अपने समाज की आवाज बने हुए हैं और ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। तो आज मैं नरेंद्र सिंह नेगी जी के घर में आया हूं, देहरादून में आया हूं उनसे बात करने के लिए, यही जानने के लिए कि ये यात्रा है ये किस तरह की रही है और इस यात्रा में को वो कैसे देखते हैं, क्या वो इस यात्रा से संतुष्ट हैं या और क्या उम्मीदें वो कर रहे हैं। नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। धन्यवाद मनु, तुम्हारे चैनल के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं, नमस्कार। ये देहरादून ही था 1974 में जब
आपकी किसी अस्पताल में आपके कलम से गीत के बोल फूट पड़े थे, म्यारा सदने एनी दिन रहने। आज इसी देहरादून में 50 बरस हो रहे हैं उस यात्रा को, वहां से जो चली यहाँ पे आई। तो आप इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं? अपने हर गीत में मैं पहाड़ से अलग नहीं हो पाया, पहाड़ के जीवन से मैं अलग नहीं हो पाया। मैंने कई बार प्रयास भी किए कि कुछ पहाड़ से हट के कुछ लिखा जाए, लेकिन वो फिर घूम फिर के मैं वहीं पहुंच जाता था। तो ये शायद मेरी कमजोरी कह लो या क्या कह लो। तो मेरे हर बार पहाड़ का जीवन, पहाड़ के लोग, पहाड़ की स्थितियाँ परिस्थितियाँ, पहाड़ का सौंदर्य, पहाड़ का जो भी वातावरण है वो मेरे दिलो दिमाग में हमेशा रहा, और मैंने उसी को अपने गीतों का आश्रय बनाया, उसी को मैंने अपने गीतों का एक वो बनाया कि इससे बाहर नहीं जाना है। और फिर मैं आज भी मैं पहाड़ के जीवन पे ही कुछ न कुछ लिखता और बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। जो मैंने बचपन से अपनी माँ को देखा है, और बाद में जब धीरे धीरे पता लगा कि पूरे हमारे पहाड़ की माँओं की यही स्थिति है, काम के बोझ का, तो उस पे मैंने फिर 2-4 पंक्तियाँ लिखनी वहीं शुरू की। लिखने क्या, दिमाग में ही सोचते हुए शुरू किया, और सोचते सोचते मैंने उसको थोड़ा सा गीत को आगे बढ़ाता चला गया, और फिर बाद में फिर मैंने वो पौड़ी जाके कंप्लीट किया वो गीत। तो लेकिन शुरुआत मैंने वहाँ से की, वहाँ से मैंने 7-8 लाइनें मैंने वहाँ। अच्छा, उसका शुरुआती लाइनें याद हैं आपको? हाँ, मुझे वो गीत याद है। सैरा बस ग्याल बोण माँ रूड़ी कुटण माँ यूंद पीसी बीते ना म्यारा सदनी ऐनी दिन रहना हो। सैरा बस ग्याल बोण माँ रूड़ी कुटण माँ। ये एक महिलाओं के जीवन का एक वो था, और उसी पे मैंने पूरा गाना वो धीरे धीरे कंप्लीट किया। और उस समय इस किस्म के गाने लोग बहुत पसंद करते थे। मैं ये वाली बात इसलिए भी कह रहा था कि एक मतलब आपको 50 साल में, जैसे मैं कह रहा हूँ कि गांव गांव एक लोकोक्ति की तरह आपकी गीतों का इस्तेमाल होता है, या उदाहरण दिया जाता है कि भाई अरे वो नरेंद्र सिंह नेगी ने लिखी। तो एक जिम्मेदारी का एहसास होता होगा, ये चीजें जब आपके पास फीडबैक आता होगा कि एक आपको एहसास होता है कि हाँ यार बहुत जिम्मेदारी। बिल्कुल, मैं जो कह रहा हूँ ना कि मैं पहाड़ से बाहर नहीं जा पाया, तो वो जीवन जो उन लोगों का जीवन है, उनको मेरे क्या है, वो गीत उन्हीं लोगों के हैं, उन्हीं का लाइफ स्टाइल, उन्हीं का जीने का तरीका, उन्हीं का रहन सहन का तरीका वही उन गीतों में है। तो नेचुरली वो गीत उन्हें अपने गीत लगते हैं, और इसीलिए वो लोग ये मेरे गीतों का उदाहरण देते हैं, रहते हैं कि यार वो है, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि ये तो हमारा अपना जीवन, हाँ हमारे अपने आसपास, हाँ हमारे आसपास का है, हमारा अपना जीवन है। तो ये जो 50 साल की यात्रा है, मैं बार बार 50 साल पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि एक लोक गायक के लिए, किसी लोक गीतकार के लिए इतनी बड़ी यात्रा मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब तक समाज के बीच बने रहना, समाज की आवाज़ बने रहना, समाज के बीच क्रेडिबिलिटी। और ये जब क्रेडिबिलिटी की बात मैं कर रहा हूँ तो मुझे एक रिसेंट याद आता है कि जब दिसंबर में यहाँ पे उत्तराखंड में एक मूल निवास रैली हो रही थी, आपकी एक अपील पर इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया, मतलब उसने बहुत बड़ा एक उसका काम किया, बूस्ट किया उसको। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो फील है कि ये आपको लगता है कि हाँ मेरी समाज के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसीलिए आपने समाज का पक्ष लिया उसमें। नहीं, मैं हमेशा जन पक्ष का ही रहा हूँ, कलाकार रहा हूँ, और मैंने हमेशा उसी को तरजीह दी है कि जो जनता का पक्ष है, मैंने उसमें नौकरी की परवाह नहीं की कि मेरी नौकरी का क्या होगा। मैंने कहा यार जनता के पक्ष, हम लोग
मनु, एक बात मैं जो बार बार कहता हूँ कि जनता ही है जो कि नेता को नेता बनाती है और कलाकार को लोक कलाकार बनाती है। अगर उसके साथ जनता नहीं है तो वो फिर लोक कलाकार नहीं हो सकता। किसी नेता को अगर जनता वोट नहीं देती है तो वो फिर नेता नहीं हो सकता। तो वही मेरे दिमाग में शुरू से था कि ये जनपक्ष ही है, इसी को लेके आगे बढ़ना है, जनता के सुख दुख के ही गीत गाने हैं, तभी हम इस लाइन में टिके रह सकते हैं और लोगों के दिल में अपने लिए जगह बना सकते हैं। तो यही शुरू से मेरी दिशा यही रही है और इतने 50 साल के बाद भी आज भी मैंने वही दिशा छोड़ी नहीं। तो आपने अपना पक्ष तय, मतलब इतने साल से आपका पक्ष। हाँ। एक बात मैं ये भी कह दूं, जो जिसका आपने जिक्र किया है दिसंबर का, कि अगर लोगों को मेरी बात में कुछ लगा है उस समय, जो हमारा मूल निवास का और वो भू कानून की जो बात चली थी उस समय, तो उसमें लोगों को ये बात पता है कि ये आदमी किसी दल का आदमी नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं है। इसलिए ये जो भी कह रहा है निश्चित रूप से ये हमारे भले की बात कर रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए की बात कर रहा है। और इसीलिए लोग उस समय काफ़ी लोग उसमें जुटे और उन्होंने इस बात पे मेरी बात पे विश्वास किया। लेकिन ये दुख की बात ये है, जो आंदोलनकारी हमारे भाई हैं वो जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं, इसलिए वो हम जैसे लोगों की बात को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। तो नेगी जी, आपका पक्ष क्लियर है, आपने बताया जन पक्ष है, जनता के मुद्दे हैं। जनता के मुद्दों पे ही आप जो है दिसंबर 2023 में भू कानून और मूल निवास की महारैली होती है देहरादून में, उसके लिए लोगों से अपील करते हैं। उसका जो इम्पैक्ट होता है जाहिर है वो किसी न किसी पक्ष को परेशान किया होगा। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ, जहाँ तक मुझे पता चला है शायद किसी लेवल पर आपको इससे दूर रखने की कोशिश की गई, क्या किसी की तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश की गई कि आप कृपया से दूर रहें, आप इतना बड़ा कद है, आपकी वजह से जो है यहाँ पे हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, ऐसा किसी पक्ष के सरकारी पक्ष की तरफ से कुछ कहा गया क्या? हाँ मनु, ये तो खैर ये प्रयास तो होते रहते हैं, हर एक आदमी बचाव करने की कोशिश करता है। लेकिन ये जब भू कानून और मूल निवास का मुद्दा उठा के जो आंदोलनकारी मेरे घर पे आए थे और उसमें ये टोडरिया जी भी थे, बॉबी पवार वगैरह बहुत सारे लोग थे। हाँ, बहुत सारे लोग थे उसमें। तो उन्होंने इस आंदोलन से जुड़ने की बात कही, तो लेकिन मैंने कहा भाई मैं आपके इस आंदोलन का समर्थक हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ एक मजबूत भू कानून हो, एक मूल निवास हमारे मूल निवासियों को मिले, के लाभ मिले। तो लेकिन मैंने कहा मैं उस दिन उपलब्ध नहीं हूँ जो दिन आपने तय कर रखा है, क्योंकि मैं 1 महीने पहले से पीपल कोटी में एक कार्यक्रम हुआ, मैंने कहा मैं वहाँ पे हूँ, मैंने उनको वचन दिया है कि मैं उस दिन आऊँगा, उनके बंड महोत्सव को करते हैं वो, तो उसमें मैंने कहा मैं आऊँगा। और उन लोगों ने सारी तैयारियां कर ली हैं, मेरे पोस्टर वगैरह लगा लिए हैं, तो मैंने कहा मैं उसमें शामिल तो नहीं हो पाऊँगा। तो उन्होंने कहा है कि आह्वान कर सकते हैं, वो मैंने कहा मैं आह्वान कर लूँगा। और मैंने लोगों से अनुरोध किया कि भाई ये आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए है और इसके लिए आप लोगों को एकजुट होना चाहिए और इसमें आंदोलन में शामिल होना चाहिए और सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। तो ये मैंने उसमें किया और मैंने एक आह्वान किया लोगों का, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने मेरे आह्वान को गंभीरता से लिया। और उसके बाद मैं टीम लेके निकल गया पीपल कोटी। हाँ, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। तो उसका जो इम्पैक्ट हुआ उससे हर लेवल पे खलबली मची, सरकारी लेवल पे भी खलबली मची। क्या कोई ऐसा आपको कहा गया कि भाई नेगी जी प्लीज आप जो है इसको वापस लेने की अपील कीजिए, किसी सरकारी स्तर पे कहा गया? वो हुआ था, वो उसमें थोड़ा ये प्रेशर डाला गया कि आप जो है सोशल मीडिया से अपना उसको हटा दीजिए। और ये भी था कि जो पुलिस विभाग से भी प्रयास किए गए कि ये
फिर ऐसा ना हो कि आंदोलन ज़्यादा भड़क जाए और फिर हमें सख्ती करनी पड़े, ऐसी भी कुछ धमकी टाइप की कुछ वो आया था। मैंने कहा जी जो आंदोलन करता है उसको पता है कि मैं वहाँ लट भी पड़ सकते हैं, जेल में भी जाना पड़ सकता है। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैंने कहा मैं खुद 65 दिन जेल में रहा हूँ, इसलिए जेल का तो मुझे भय मत दिखाई, है ना। अच्छा, ऐसा भय दिखाया गया था? ऐसा वो मुझे मतलब उसका सेंस यही था ना कि हमें सख्ती ना करनी पड़े, मैसेजिंग थी। मैसेजिंग था। तो मैंने फिर कहा कि मैं खुद ही 65 दिन हिंदी आंदोलन में जेल में रहा हूँ 60s के दौरान। हाँ 60s के दौरान। तो मैंने कहा हर आंदोलनकारी जानता है कि इसका परिणति क्या होगी। मैंने कहा भाई ये तो आंदोलन का मैं समर्थक हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये दो मुद्दे जो हैं, इन दो मुद्दों पे सरकार को काम करना चाहिए। तो मैंने कहा इसमें पीछे हटने वाली बात तो है नहीं। तो उसके बाद मैं जब चला गया वहाँ तो वहाँ पे फिर ये लोगों ने आंदोलन की तैयारी की, आंदोलन, और ठीक उसी दिन मैं पीपल कोठी में उन्होंने मेरी व्यवस्था वहाँ गरुड़ गंगा के एक होटल में की थी। मेरी और मेरी टीम, पूरी टीम थी और वहाँ पे लोग मिलने आए मुझे, वहाँ के लोग, स्थानीय लोग और मेले के लोग। तो मैंने उनका लाभ उठाते हुए उनको सबको इकट्ठा करके सड़क में इकट्ठा किया और मैंने कहा भाई मैं अपने हिस्से का आंदोलन तो यहाँ से शुरू कर ही लेता हूँ। और वहाँ पे फिर हम लोगों ने जनगीत से शुरू किया और वो एक मुट्ठ हुए जवा, वो गाना चला। म्यूजिशियन मेरे साथ थे ही, तो हम लोग सब ने मिलके, म्यूजिशियन और सिंगर ने वो वहाँ से शुरुआत। तो एक तो हुई वो उसकी अपील की शामिल हो जाइए इस आंदोलन में, पहली अपील उसकी। उसके बाद दूसरी अपील जिस दिन रैली थी उस दिन आपने वहां से गरुड़ गंगा से की। तो क्या नेगी जी ने वो करके ये जताने की कोशिश की कि मैं किसी प्रेशर में आने वाला नहीं हूँ? क्या ये ऐसी मैसेजिंग थी? नहीं, उसमें वो तो हमारे हित की बात है। और ये तो मैं कहता हूँ कि सरकार के मंत्री और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, विधायक हैं, वो उनके भी हित की बात है ये। और वो भले किसी वजह से खामोश हों, लेकिन ये तो सबके बच्चों के भविष्य के हिसाब के आने वाली पीढ़ी के लिए ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे उत्तराखंड के मूल निवासी जो हैं वो ऐसा ना हो कि एक दिन मूल निवासियों से ये क्षेत्र खाली हो जाए। तो वो मूल निवास का होना चाहिए। और भू कानून की सारी ज़मीनों पे अगर बाहर के लोगों का कब्जा हो जाएगा तो फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? फिर ये क्षेत्र जो आपकी अपनी भागीदारी की वो मेरी भागीदारी, मैंने अपनी भागीदारी, क्योंकि उन मुद्दों का मैं समर्थक था। और बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिनका मैं समर्थक नहीं होता तो मैं वहाँ शामिल नहीं होता हूँ, लेकिन ये दोनों मुद्दे तो का मैं समर्थक था और मैंने एक आह्वान भी किया। तो ये थी दिसंबर 2023 की बात, जब देहरादून में महारैली हुई थी मूल निवास को लेके। अब आते हैं जनवरी 2024 में, 26 जनवरी के से एक दिन पहले, जब केंद्र सरकार पद्म पुरस्कारों का ऐलान करती है और हम देखते हैं कि उसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी का नाम नहीं है, उनको वंचित कर दिया गया। जबकि हमें ये पता चला है कि राज्य सरकार की तरफ से नरेंद्र सिंह नेगी जी का नाम उसको रिकमेंड किया गया था पद्म सम्मान के लिए। लोगों में ये मैसेज गया है कि चूंकि नरेंद्र सिंह नेगी जी मूल निवास आंदोलन में शामिल रहे हैं, चूंकि वो उस आंदोलन को उन्होंने एक बड़ी ताकत दी है, तो इस वजह से जो है जो पद्म सम्मान है उससे उनको वंचित रखा गया है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखो मनु, तुम्हें पता है मेरे बारे में, मैंने आज तक कभी भी किसी पुरस्कार के लिए कभी आवेदन नहीं किया जी, और न मैं करूँगा, क्योंकि पुरस्कार आवेदन करके नहीं दिए जा सकते। ये मेरी अपनी मान्यता है। अगर आप मुझे समझते हैं, मेरे गीतों को समझते हैं और मेरे गीतों में कुछ ऐसा है जिससे हमारे समाज में को कुछ लाभ हो सकता है, तो फिर उनको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए इस बात का, बजाय कि मैं आवेदन करूं कि मुझे पुरस्कार दें, मुझे सम्मानित कर दें मुझे। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बेइज्जती की बात है, तो वो मैं कभी नहीं करता हूं। और ये बात सही है कि हर मुख्यमंत्री ने मेरा नाम भेजा है। अच्छा, ये भी जानकारी मुझे है। हाँ, मुझे ये भी पता है कि इन्होंने यहाँ से भी भेजा गया था। मेरा नाम भेजा है, लेकिन इस बारे में मैंने तुम्हारा एक
वो आलेख पढ़ा था, उसमें तुमने बहुत डिटेल में लिखा था कि ये केंद्र की जो पुरस्कारों की समिति है वो ये निर्णय लेती है, और वो निर्णय लेती है तो वो पहले सारी चीज़ें इकट्ठी करती हैं, LIU की रिपोर्ट होती से लेके और आपका CBI के से लेके और जो भी उनके संस्थाएं हैं उनसे रिपोर्ट लेती है, एजेंसियां हैं उनसे रिपोर्ट लेती है। तो जाहिर है कि उसमें जो हमने पुराने पाप किए हुए हैं नेताओं पे और उनके राजनीतिक दलों पे मैंने जो कटाक्ष किए हुए हैं, तो वो आड़े आएंगे और आने भी चाहिए, है ना। और मुझे उस बात की खुशी है कि मुझे अगर उस वजह से रोका जा रहा है तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको जब पता था कि पद्म सम्मान का शायद सिफारिश गई है तो आप चुप रह सकते थे, बहुत सारे कलाकार जो है पद्म सम्मान टांग के अपना चुप है। जब मुझे उस पुरस्कार की अपेक्षा ही नहीं है, अच्छा, मेरा लक्ष्य वो पुरस्कार पाना है ही नहीं, न कभी रहा। देखिए वो गीत मैंने कोई बचपन में तो लिखे नहीं है, मैंने एक वयस्क अवस्था में लिखे हैं, उस आवास में लिखे हैं, है ना, और उसमें से कुछ तो सरकारी नौकरी में रहते हुए भी लिखे हैं। तो मुझे उस पुरस्कार की कोई दरकार नहीं है। उसमें फिर ये कहना कि तुम आप का नाम पुरस्कार के लिए गया हुआ, आप खामोश हो जाओ, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये तो संभव नहीं है। और आगे जब तक शरीर में जान है प्रयास करता रहूँगा। थोड़ा सा रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन पैदल ही सही, लेकिन पहुंचेंगे जरूर वहां तक। नेगी जी ने बताया कि उनका पक्ष क्लियर है, तो दूसरे पक्ष उससे जो है थोड़ा आहत है। तो क्या मैं ये मानूं कि मतलब कोई लालसा नहीं है पद्म अवार्ड की, आपको कोई अवार्ड? कभी नहीं मैंने, क्योंकि असल में मुझे जनता का इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिला है, ये सब लोग जानते हैं। मेरा घर उनके प्यार आशीर्वाद से भरा पड़ा है, यहाँ देहरादून में भी और पौड़ी में भी सबसे ज्यादा समय मेरा वहीं गुजरा है। तो लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया है मुझे, तो इसके अलावा सरकारी पुरस्कारों के लिए जगह कहाँ है? न मेरे हृदय में है, न मेरे घर में है। तो नेगी जी, चुनावी मौसम है और आपके दर पर मैंने सुना कि नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, किसको आशीर्वाद दे रहे हैं चुनाव में? जो भी इस लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उन सब के लिए मेरा आशीर्वाद है। और आते हैं नेता लोग, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत संबंध भी हैं उन लोगों से, तो आते हैं, भाजपा के लोग भी आते हैं, कांग्रेस के लोग भी आते हैं, और कम्युनिस्ट भी मेरे मित्र हैं, वो भी आते हैं, बातें होती हैं। और आशीर्वाद मेरा सबके लिए है कि भाई फूलो फलो आगे बढ़ो। तो लोकतंत्र में तो ये जरूरी है। हाँ, तो ये काम तो आशीर्वाद अलग है, लेकिन एक और आशीर्वाद है आपका जो आप गीतों के जरिए बताते हैं कि जो है चुनाव की रंगत कैसे बिगड़ी है। एक गीत मुझे बहुत याद आ रहा है कि जब भी चुनाव का जिक्र आता है मुझे वो गीत बहुत याद आता है, ऐगे फिर चुनाव आएगे, दाएं जैसे फेरो। तो ये दो लाइन गुनगुना दीजिए, थोड़ा सा बताइए। दाएं जैसे फेरो का आपने जो रूपक दिया है ये क्या है? ऐगे फिर चुनाव ऐगे दाएं जैसे फेरो, बख्तर बंद जामू पैरिल्यार छोरों। ऐगे फिर चुनाव ऐगे दाएं जैसे फेरो, बख्तर बंद जामू पैरिल्यार छोरों। कै का हाथ गौना तोड़, कै को गुंडू मुंड फोड़, फोड़ 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 फोड़, झेता झेतड़ी झेता तोड़, झेता झेतड़ी झेता तोड़, झेता झेतड़ी झेता तोड़, झेता झेतड़ी झेता तोड़। मंच मंडाण सजीनी धजा निशान टांगिनी, मंच मंडाण सजीनी धजा निशान टांगिनी। मैक भोपू लगी गैनी, सयानो ना जगी गैनी। झेगू झेतू झेगू झेतू झेगू झेन, धक्का मुक्की गाड़ी लाट, जिंदाबाद जिंदाबाद। धक्का मुक्की गाड़ी लाट, गाँव गाँव की भीड़ जुट्टी, मोटरों को धूल उड्डी। काम धानी छोड़ छोड़, नेता पहुंची गैनी दौड़, दौड़ 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 दौड़। झेता झेतड़ी झेता तोड़, झेता झेतड़ी झेता तोड़, झेता झेतड़ी झेता तोड़, झेता झेतड़ी झेता तोड़।
पंच प्रधान सैनिक, पंच प्रधान रुसैनी, लोकल नेता गुसैनी, हमारी थाती माँ भाइयों नेता भैरो के को आयूं, झेगु झेतु झेगु झेता झेगु झेता झेगु झेता। पंच पांच पट्टी भय भयात, वोट सब हमारा हाथ, दारू न कछ मोली एकी, खोटू पैसा भी नहीं देखी, काटी कंडरी झपोड़, दोंकी कुकुर दादी पोड़, पोड़ 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 पोड़, झेंता झेंतड़ी झेंता तोड़, झेंता झेंतड़ी झेंता तोड़, झेंता झेंतड़ी झेंता तोड़, झेंता झेंतड़ी। ये अद्भुत दृश्य है, ये बाहरी दृश्य है। एक और दृश्य है, एक और रंग है चुनाव का। नेगी जी ने बहुत पहले उसको कह दिया था, हाथन हुसिक पिलाई फूलन पिलायो रम, हाथन हुसिक पिलाई फूलन पिलायो रम, छोटा दल निर्दल दिदोन कच्ची मटर कया हम, ऐसु चुनो मजई मजा हो, ऐसु चुनो मजई मजा, दारू भी रुपया भी ठम ठम, हाथन हुसिक पिलाई फूलन पिलायो रम, हाथन हुसिक पिलाई फूलन पिलायो रम, सबेर पैग बे घड़ी दगड़ी, दिन में पैग साइकिल में चढ़ी, सबेर पैग पे घड़ी दगड़ी, दिन में पैग साइकिल में चढ़ी, ब्यखुनी कुर्सी में लमतम पड़ी, राती को हाथी में बैठी की तड़ी, ऐसु चुनो में ठाटी ठाटी हो, ऐसु चुनो में ठाटी ठाट, प्रत्याशी पैदल और घोड़ा में हम, हाथन हुसिक पिलाई फूलन पिलायो रम, हाथन हुसिक पिलाई फूलन पिलायो रम। शराब का इस्तेमाल वोटरों में बांटने का हर दल कर रहा है, और वही इस गीत में मैंने वही बात देखी है। मैंने तो पेटियां जाते हुए देखी, गांव में साहब वितरण हो रहा है कि घर में, और हमने वो उसको जब फिल्मांकन किया है तो उसमें दिखाया सभी भी है। तो कभी ऐसा भी आया कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के टाइम पे आए हुए नेगी जी के पास, नेगी जी प्लीज आप हमारे लिए कोई रैली कर दीजिए, या हमारे लिए कोई स्टार प्रचारक की तरह आ जाइए, ऐसा कुछ हुआ है? किसी ने ऑफर किया है आपको? हाँ, ये मैसेज आते रहते हैं, और खास तौर से बोलते हैं कि हमारे लिए कोई गाना ऐसा बनाइए जो चुनाव में हम इस्तेमाल कर सकें ना। मैंने कहा यार मेरे गाने चुनाव के लिए नहीं है भाई, है ना। तो मैंने कहा ये किसी को जिताने के लिए और किसी को हराने के लिए मैंने कहा मैं गाने नहीं लिखे। इसलिए आपने देखा होगा कि नौछमी नारायण में मैंने हर उस पार्टी का जिक्र किया है ना, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई दूसरे दल हो। तो ऐसे नहीं किसी एक दल पे फोकस नहीं किया है, उन दलों को मैंने वो किया है कि ये सारे दल जो हैं, जो उनकी कमियां रही हैं, जो उनकी नीतिगत कमजोरियां रही हैं, उनको मैंने पब्लिक के सामने रखने का काम किया। आप लगभग 50 साल से पहाड़ की जनता की आवाज हैं, और आपकी एक अपील पर इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाता है, ये सबने देखा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या कभी किसी पार्टी की तरफ से आपको चुनाव लड़ने का ऑफर आया? एक ऑफर का जिक्र मैंने अपनी किताब जो गाथा एक गीत की इनसाइड स्टोरी है उसमें किया था कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उस समय आपको ऑफर आया था। क्या उसके बाद भी आपको इस तरह के चुनावी ऑफर आए हैं? हाँ, भाजपा के भी जो नेता हैं हमारे, जो महाराष्ट्र में राज्यपाल भी रहे, कोश्यारी जी, उन्होंने भी मसूरी के कार्यक्रम में आए थे, वो मुख्य अतिथि होंगे। तो उन्होंने भी कहा था कि नेगी जी बताइए किस जगह से आप लड़ेंगे। मैंने कहा जी मुझे माफ़ करें, मुझे भारी रहने दें, है ना, तो ताकि मैं आप लोगों के करिश्मे देखता रहूं। बाहर रह के अंदर रह के तो सब आंखें बंद होती हैं, हो जाती हैं, सभी की हो जाती हैं आंखें। तो मैंने कहा मुझे तो माफ़ करें कोश्यारी जी, मैंने कहा आप लोग लड़िए, और
आपके लिए आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो मेरे पास बहुत बड़े पड़े हैं। अच्छा, बीच में मैंने सुना, ये भी सुना था कि दिल्ली की पार्टी आम आदमी पार्टी ने एक बार आपको आम आदमी पार्टी में, हाँ, ये बुलाया था आपको, ये हमारे जो कुमार विश्वास है ना, तो एक जगह कार्यक्रम था मेरा मनीष सिसोदिया के क्षेत्र में, विनोद नगर में। तो मनीष सिसोदिया आए थे उस कार्यक्रम में, और उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि नेगी जी हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कार्यक्रम खत्म होने के बाद बातचीत कर लेंगे ना। तो फिर ये उस समय कुमार विश्वास भी थे आप पार्टी में, बड़े नेता। तो वो ले गए मुझे किसी घर में ले गए, वहाँ पे फिर बातचीत हुई। तो कुमार विश्वास ने कहा कि नेगी जी आपको पार्टी में हम लोग आ गए हैं और हम एक परिवर्तन कुछ लाना चाह रहे हैं भारत की राजनीति में। इनको तो बहुत अच्छी बात है, और मैंने कहा मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आप कुछ बदलिए इस ट्रेंड को और एक तीसरी शक्ति बन के उभरिए, आप कुछ करिए, कुछ नया करिए। तो उन्होंने कहा लेकिन, तो कहने लगे आपको, मैंने कहा नहीं, मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं और ना मैं होना चाहता हूँ। कहने लगे यार अगर हम जैसे लोग इसमें नहीं आएंगे तो ये सुधरे कैसे? मैंने कहा बहुत लोग हैं सुधारने वाले, ऐसा थोड़ी है एक आदमी से नहीं होगा। मैंने कहा आप इसमें हैं, मैंने कहा मुझे खुशी है कि चलो आप तो इसमें आए, साहित्य से आपने यहाँ कदम रखा है तो अच्छी बात। लेकिन मैंने कहा मुझे माफ़ करिए, मैं इसमें बहुत प्रयास किए उन्होंने, कुमार भाई ने, लेकिन मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊँ। आपको क्यों लगता है कि राजनीति में जो है मैं फिट नहीं मैं फिट नहीं हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। और क्योंकि असल में जो चीज़ें मैं दिल से स्वीकार नहीं कर पाता, उसके लिए मैं किसी के कहने से या किसी के उकसाने से तो मैं नहीं कर पाता हूँ उसको। और मुझे एक छोटी सी बात, उस समय नारायण दत्त तिवारी जी ने मुझे नॉमिनेट किया था, संस्कृति साहित्य कला परिषद का मेंबर बनाया था। उसमें 18 लोग थे, सभी लोग सही थे उसमें। तो ए शेखर पाठक वगैरह थे, DR पुरोहित वगैरह सब, तो हटवाल जी वगैरह। तो वहाँ पे हमने जो भी सुझाव दिए, इन्होंने वो रद्द की टोकरी में डालते चले गए जो भी सुझाव। और फिर मैंने दो मीटिंगें अटेंड की उसकी, और तीसरी मीटिंग के टाइम पे मैंने इस्तीफा दे दिया। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे सुझाव, क्योंकि सेक्रेटरी थे उसमें NN प्रसाद, उन्होंने जब हमने इसकी शिकायत की कि भाई आप हमारे सुझावों को इस तरह से नहीं कर सकते, हम काहे के लिए आते हैं, केवल यहाँ चाय पीने के लिए या खाना खाने के लिए तो नहीं आते हैं ना। तो मैंने कहा अगर आपको ये करना है तो ठीक है, नहीं तो मैंने कहा हम जो अकेले जितना कर पा रहे हैं करेंगे अपने कल्चर के लिए। तो उन्होंने कहा जी आप सुझाव दीजिए, मानना ना मानना हमारे हाथ में। तो मैंने इसी हाथ से इस्तीफा भी पकड़िए, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। फिर और लोगों ने भी कहा कि यार सामूहिक रूप से करेंगे, शेखर पाठक वगैरह ना। मैंने कहा जी मैं तो जा रहा हूँ, आप जब चाहें तब आप, तो ठीक नहीं लगे तो आप। बाद में शेखर पाठक ने भी कर दिया, और लोगों ने, वो केवल अब ऐसा ही है राजनीति में, ऐसा ही है, आप अपनी नहीं चलाता पार्टी। एक गाने में आपने देखा होगा कि मैंने उसमें कहा है कि जब वो जनता पूछती है कि भाई नेताजी नेता बनेगी देखो लो रे, एक गीत था ना, तो उसमें मारताणी आखिर था, उसमें वो जनता पूछती है कि इसके भ्रष्टाचार के बारे में नेताजी आपके क्या विचार है। तो वो कहता है ये मैं पार्टी पूछ के बताऊंगा, क्योंकि पार्टी तय करती है कि क्या भ्रष्टाचार है और क्या नहीं है। अगर आप पार्टी के लिए धन एकत्रित कर रहे हैं, जुटा रहे हैं, तो वो भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा। ये पार्टी ने तय कर रखा है, आज भी वही है स्थितियां, है ना। अगर आप पार्टी के लिए धन जुटा रहे हैं, जहां से भी ला रहे हैं, जैसे भी ला रहे हैं, तो उसे भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा, है ना। बाकी भ्रष्टाचार की परिभाषा जो है पार्टी तय करेगी। चुनाव को चक्कर कै कुदल और कै की नीति, हम वक छान जब सत्ता की झटपट। चुनाव को चक्कर टिकट दावेदार मेरे सरो परिवार, टिकट दावेदार मेरे सरो परिवार, टिकट दावेदार मेरे सरो परिवार, चाहे घोड़ा गधा हो चाहे हो खच्चर। चुनाव को चक्कर। अभी कुछ दिन पहले आपने याद नहीं हुआ, अपने अपनों को नौकरियां दे दी, है ना। माफिया बाहुबली हमारा दल मा
तुम कह बूता ले लिया टक्कर, चुनो को चक्कर, चुनो को चक्कर। तुम कह बूता ले लिया टक्कर, अबे सारे तो हमारे पास है ना। भ्रष्टाचार का सली हम दगड़ी, तुम्हारी पार्टी में कोच अकल चुनो, भ्रष्टाचार करनो भी अकल चाहिए। चुनो के चक्कर एक दिन जनता का वास्ता भी कोरी पिठाई मां हमन फंसणो। अच्छा, कोरी पिठाई मां हमन फंसणो, छेंच माल तो आ जाए घर पर। चुनो को चक्कर। नेगी जी, अभी आपका एक लेटेस्ट गीत रिलीज हुआ भावर निजौला, जिसमें आपके गीत का नायक कहता है कि यख पहाड़ में जड़ू वेगी भारी, 2-4 महीना जो है भावर वे आला। तो मुझे लगता है कि आपकी जो गीत की लाइनें हैं, यख पहाड़ में जड़ू वेगी भारी, तो ये तो जो है एक विधायक उन सीरियसली ले रहे, वो गैर सैन उनको जड़ वेगी भारी में तो वो तो उन सीरियसली ले रहे बहुत। हाँ, ये बिल्कुल सीरियस होगी भावर। अब लेकिन हम 4-6 महीने हो गए, 4-6 महीने इन थोड़ी बोले तुम हमेशा इस गीत का सेंट्रल आइडिया क्या था? आप इस गीत के जरिए क्या मैसेज देना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? वेको सीधा कटाच व्यंग चेक सरकार पहाड़ों को कतक विकास करनी, क्यों नहीं रहना चाह रहे हैं लोग पहाड़ों में, है ना? क्यों भावर की तरफ, मैदानी क्षेत्र की तरफ लोग भागना चाह रहे हैं? बिटवीन द लाइंस ये है। हाँ, ये है इसका वो। लेकिन अच्छा, तुमने उसकी वेशभूषा देखी होगी और उनका घर का वातावरण देखा होगा, तो ये पुराने जमाने के हैं, पुराने समय का गढ़वाल है, पुराने समय के गढ़वाली लोग हैं ना। उसमें महिलाएं जो थी अपना घर छोड़ने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं थी। मैं चाहे वो मेरी माँ हो चाहे तुम्हारी माँ हो, तुम उनको लाके दिखा दो जरा सी, 1 महीना रख लो अपने पास, कभी भी नहीं रह पाएंगी। वो कहेंगे ना, क्योंकि उनकी पहाड़ से उनका प्रेम, पहाड़ से उनका जुड़ाव, पहाड़ उनका जीवन, वो ऐसा उन्होंने जाल है पहाड़ में उन्होंने अपने लिए बुना हुआ कि वो उसे छोड़ के नहीं जा सकते किसी भी तरह से। गाय है, बच्ची है, भैंस है, खेती है, अपना छोटे छोटे वो हैं, तो वो फीलिंग है उसमें। वो कह रही मैं हर, मेरे साथ तुम्हारा प्यार चाहिए और मैं हर, ये तो कोई चीज ही नहीं, मैं सारी जिंदगी तो यहाँ काट लूंगी। यख पहाड़ू मां जड़ू वेगे भारी, 4-6 महीना भगी, मैना 4 के भगी, भावर जयूला, भावर जयूला, तुम्हारी माया यूंद क्या उम्र भी, यखी कटी जाली सुआ, यखी रे जोला सुआ, भावर निजोला, भावर निजोला, यख पहाड़ू। तो ये एक गीत था, लेकिन आजकल के बच्चे इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। तुम उनके व्यूअर्स देखो तो मेरे जो लिमिटेड लोग हैं वही इसको देखते हैं, इन गानों को देखते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, इतने व्यस्त समय के बीच आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।